जगह रखने के लिए मैंने ऑलरेडी आपको बोला था कि इस नोट डायग्राम्स को ऐड कर देना। कुछ एक डायग्राम मैंने केतन के देखे, आज वो अपना नोट्स लेके आए थे, ठीक है। कुछ एक डायग्राम अच्छे थे नो डाउट, तो वो आप लोगों को शायद शेयर कर देंगे हम लोग नेक्स्ट वाली क्लास में। ये किसी और ने भी कुछ नया इनोवेटिव बनाया तो वो शेयर कर देना। ये तो मैंने वो है जो टॉपर्स के आंसर से निकाले हैं, या फिर खुद किसी इंस्टीट्यूट या कहीं से भी जो मेरे को लगा कि उनका मटेरियल अच्छा है, तो वहां से ये डायग्राम मैंने निकाले। इसके एक्स्ट्रा अगर आपके पास है, इसके अलावा टॉपिक से रिलेटेड आपने बनाया हो, तो वो शेयर कर देना, ताकि लार्जर कम्युनिटी के हित में थोड़ा सा भला हो सके। तो कहानी शुरू करते हैं आज की। डायग्राम्स को तो भूल जाते हैं। अब आवाज आने लगी, थोड़ी थोड़ी गला खुलने लग गया होगा मेरा। एग्जाम्पल और कोटेशन में नेक्स्ट वाले सेशन में ले लूंगा, और इसके अलावा अगर कोई परिभाषा वगैरह कुछ रहेगी तो मैं उसको भी नेक्स्ट वाले सेशन में इंक्लूड कर लूंगा, ठीक है। और अगर जो ऑफलाइन मेंटरिंग के लिए आ सकता है वो तो भाई आ ही जाना उधर मुखर्जी नगर न्यू वाले ऑफिस में, ठीक है, ताकि आपके जो भी नोट्स है ना वो पर्सनल भी डिस्कस कर सके, उसमें क्या ऐड ऑन हो सकता है और क्या उसमें हटा सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आज केतन आया था या कल तृप्ति आई थी, तो आप जो भी मेंस लिख रहे हैं वो वहाँ पे भी आ जाना भाई, एक बार उसका और फिर से मैं देख लूंगा। बाकी जो नहीं आ सकता वो मेरे को मतलब जल्दी मैं उसके साथ गूगल मीट या कुछ भी कर लूंगा, ताकि उसके साथ जो भी नोट्स है उसको डिस्कस कर सकूँ, ठीक है। अब मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। स्क्रीन आ रही है? अच्छा हाँ, मैं खुद भी देख पा रहा हूँ ना, ठीक है। तो कोई भी क्वेश्चन होगा, कोई भी हमारा क्वेश्चन होगा, हम लोग क्या करेंगे, हमारे कुछ एक टारगेट है पेपर 4 के 13 क्वेश्चंस की, ठीक है। एक तो मैं आपको ना आगे असली कार्ड बताऊंगा ये क्या है, इसको हम लोगों को इथिक्स में भी यूज करना है, कंक्लूजन, इंट्रोडक्शन या बॉडी पार्ट में कहीं ना कहीं पे असली कार्ड को यूज करना ही करना है। जैसे आर्टिकल हो गया, कोई शेड्यूल हो गया, कोई कमेटी हो गई, कोई इंडेक्स हो गया, ये लो है, ये कोई लो हो गया, कानून हो गया, उससे रिलेटेड कोई कमेटी होगी, सेकेंड ARC की रिपोर्ट हो गई, कोई रिपोर्ट हो गई, या फिर डाटा फैक्ट है, ठीक है। इससे रिलेटेड मैं आपको एक बार नेक्स्ट वाले सेशन में, जब मैं बॉडी में कैसे लिखना, कैसे आपको स्ट्रक्चर बनाना, वो मैं करवाऊंगा, तो मैं वहाँ पे आपको ये करवा दूंगा कि कैसे पॉइंट जनरेट करने, तो वहाँ पे तो मैं ये करवा दूंगा, लेकिन इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन में इसको यूज करने की कोशिश करना। आप जो भी क्वेश्चन लिखो पूरे पेपर में, ठीक है, उसका इंट्रोडक्शन आप कर सकते हो कुछ एक तरीके से, जैसे रिसेंट इवेंट कोई है तो उस रिसेंट इवेंट से कर सकते हो उसको जोड़ के, ठीक है। कोई घटना है आपके पास रिसेंट वाली, उससे जोड़ के कर सकते हो, या फिर कोई कोटेशन आपको याद आ रहा है तो उससे कर सकते हो, या कोई परिभाषा जो आपको उससे रिलेटेड तैयार है तो उससे डायरेक्ट हिट करना है अपने को उस पे, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन को ना डिफरेंट पार्ट में तोड़ना है, जैसे कोई क्वेश्चन है तो उसको 4 पार्ट्स में कम से कम तोड़ना है, ठीक है। अगर मैं अभी आपको कुछ एक क्वेश्चन दिखाऊंगा, उसको मैं तोड़ना सिखाऊंगा, हालांकि वो अलग वाले 3 सेशन लेने वालों में बॉडी, इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन, बॉडी पार्ट, सब पार्ट कैसे बनाना है हर एक क्वेश्चन का, तो वो वाले सेशन में जल्दी ले लूंगा, हो सकता है इसके बाद वो 3 सेशन कंटिन्यू लूं, ठीक है। तो वो जल्दी हम लोग खत्म कर लेंगे, तो उसमें आपको पता लग जाएगा कि कैसे क्वेश्चन को डिवाइड करना है डिफरेंट पार्ट्स में, और कैसे उसके आंसर राइटिंग करनी है, आंसर राइटिंग, ताकि कोई भी जो हिडन पार्ट है वो छूटे नहीं। माइक्रो डायग्राम कहाँ यूज करना है, तो ओवरऑल चारों पेपरों का मैं जल्दी वो डिस्कस कर लूंगा, ठीक है। अभी हम बात कर रहे हैं इसकी पेपर 4 वाला, ठीक है। एक डायग्राम आपके, अगर आप डायग्राम बना सकते हो
अगर आपके 13 क्वेश्चन है तो 13 में से अप्रोक्स कोशिश कीजिए कि 8 से 10, 8 से 9 में तो डायग्राम बने ही बने, अपने पास एक माइक्रो डायग्राम होना चाहिए उससे रिलेटेड, ठीक है, या कुछ भी बना दो, या ग्राफ बना दो, या कुछ भी बना दो। आपको अगर बना सकते हो तो थोड़ा सा इनोवेटिव होने की कोशिश करना उस पेपर में, क्योंकि वही आपको 1 नंबर या आधा नंबर ज्यादा देगा, और उतना ही चाहिए होता है। अगर 13 क्वेश्चन में आपने एक नंबर भी ज्यादा ले आए ना तो 13 नंबर ज्यादा हो गए। अगर आपको 95 भी मिल रहा है पहले से या 100 भी मिल रहा है ना, अगर आप थोड़ा सा भी इनोवेटिव हो गए, एक नंबर भी ज्यादा ले आए 13 क्वेश्चन में, 13 नंबर वो हो गए, और 2 नंबर केस स्टडी में भी बढ़ा दिए तो 12 नंबर वो हो गए, सीधे 25 नंबर बढ़ जाते हैं। और इसके लिए ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपके पास कोटेशन होनी चाहिए उस चीज से रिलेटेड, लाइक एप्टीट्यूड से रिलेटेड आपके पास कोटेशन होनी चाहिए कि किसी ने किसी थिंकर ने या किसी विचारक ने, किसी महान उसने उसके बाद एटीट्यूड के बारे में कहा है क्या कुछ, ठीक है, इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में किसी ने कुछ कहा है क्या, तो आपके पास उससे रिलेटेड कंटेंट होना चाहिए कि भाई किसी ने कुछ तो कहा ही होगा, ठीक है। उसके रिलेटेड एग्जांपल रिसेंट इवेंट वाले, ठीक है। एक तो जो 13 इस बार क्या है, बेस्ट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ एक अवार्ड मिले थे, ठीक है, वो लिस्ट में आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, और उसमें जो एग्जांपल्स है उनको तो हम लोग को यूज करना ही करना है, ठीक है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है। और ग्लोबल गुड गवर्नेंस के एग्जांपल भी लिखने, और मैंने कुछ एक बच्चों की कॉपियां देखी, ठीक है, उसमें दिक्कत इशू ये आ रहा है कि वो ना एक टाइप के एग्जांपल डाल दे रहे हैं, या फिर एग्जाम्पल को इतना ज्यादा विस्तारित कर दे रहे हैं कि भाई वो एग्जाम्पल ही लग रहा है, आंसर तो उसमें लिखा हुआ ही नहीं है, ठीक है। तो आपको थ्योरी भी डालनी है, आपको एग्जाम्पल भी डालना है, और एग्जाम्पल शॉर्ट में डालना है, इतना डिटेल में नहीं डालना कि भाई पूरा का पूरा आंसर ही एग्जाम्पल से भरा हुआ हो, ठीक है। आपको कोई भी चीज को जस्टिफाई करने के लिए एग्जाम्पल चाहिए होता है, ना कि पूरा का पूरा आंसर को ही जस्टिफाई करने के लिए मतलब एग्जाम्पल में ही आंसर लिखना है, वो नहीं करना है भाई, ठीक है। अगर कुछ भी नहीं मिल रहा तो असली कार्ड से रिलेटेड कुछ ना कुछ आपको डेटा फैक्ट मिल ही जाएगा, तो उसको यूज कर सकते हो GS4 में भी इवन, ठीक है। थिंकर देखो GS4 की जो आने ना वो बस ये किसमें, बेसिक आंसर में, एक तो बेसिक आंसर हो गया आपका, ठीक है, जो भी आप लिखोगे उसके साथ आप क्या करो कि एक कोटेशन उससे रिलेटेड ही रख लो। जैसे ही आपका कोटेशन हो ही आपका कंक्लूजन का माल तैयार हो गया, ठीक है, जिसको मैं बोलता हूँ कि भाई उससे रिलेटेड कंक्लूजन कोटेशन से कर दो, कुछ एक में 3-4 में कंक्लूजन में डाल दो, कुछ एक में स्टार्टिंग में डाल दो, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो है डाटा फैक्ट है, वो एज ए आर्गुमेंटिव आपका देने के लिए काम आएगा, जहाँ पे भी आपको आर्गुमेंट दोगे, जहाँ पे भी कोई कमेटी हो गई, जहाँ पे भी कोई रिपोर्ट हो गई। अब मैंने आपको बताया था कि जो 6 क्वेश्चन, जो 13 क्वेश्चन आएंगे उनमें से 3 से 4 क्वेश्चन है वो गवर्नेंस से रिलेटेड आएंगे, ठीक है। तो उसमें क्या करना है आपको, सेकंड ARC की कौन कौन सी रिपोर्ट है उनकी मैं समरी करवा दूंगा शायद नेक्स्ट क्लास तो क्या एक मिनट में इनको नोट डाउन कर लेता हूँ, क्योंकि मैं भी भूल जाता हूँ कि फिर हाँ इसी पे कर लेता हूँ। तो एक में तो करवानी है मेरे को सेकंड ARC की समरी, दूसरी क्लास इंट्रो, तीसरी बॉडी पार्ट सब पार्ट, और चौथी हो गई कंक्लूजन। अच्छा, और कौन सी रिपोर्ट, और कौन सा बता रहा था मैं, कुछ भूल रहा हूँ कि जो बोल रहा था कि मेरे को एक क्लास लेनी है। एथिक्स के अलावा बेसिक जो क्लास लेना चाह रहा था सर, ऐसे के लिए वो तो निबंध के लिए तो वो बच्चों ने डिटेल ही नहीं भेजी अभी तक, तो मैं जब तक सबके नहीं आएंगे तब तक मैं कैसे डिस्कस कर पाऊंगा। और ले दे के वही फिलोसफिकल ऐसे में भी वही यूज हो पाएगा जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, ठीक है। हाँ, एग्जाम्पल की जो क्लास लेनी है इथिक्स के लिए वो एक लेनी है, ठीक है। उसके साथ डायग्राम भी, मतलब इथिक्स के अलावा डायग्राम भी अपडेट करना है। तो नेक्स्ट हम लोग ये करेंगे कि इंट्रोडक्शन लेंगे पहले, उसके बाद बॉडी उसके बाद कंक्लूजन, और उसके बाद पार्ट सब पार्ट, ये 3 क्लास नेक्स्ट क्लास होगी। तो आप इथिक्स का जो एग्जाम्पल है वो नेक्स्ट उसके बाद ही करवाऊंगा, क्योंकि मेरे को लग रहा है कि ये तीनों करवा दिए तो आपके आंसर्स का जो स्ट्रक्चरिंग है ना वो सुधर जाएगा। जो बच्चे गंदा गंदा आंसर लिख के ला रहे हैं, जिनका पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, ठीक है, तो वो एक बार और ना जो मतलब मेंस लिख रहे हैं ना वो तो कम से कम आ जाया करो, कॉपी दिखा जाया करो, कॉपी लाके आप कितना ही अच्छा लिख रहे हो, लेकिन एक बार कॉपी लाके दिखा दोगे तो मैं डायरेक्ट उसमें कमेंट कर पाऊंगा, ठीक है। और मैं सारे दिन उधर ऑफिस में बैठा रहता हूँ, सीधा बस आके बोलना कि सर ये कृष्णा सर से मिलना, कुछ नहीं, सीधा वो कुछ बोलेगा ही नहीं, केबिन तक लेके आएगा।
वो आपसे कोई डिटेल भी नहीं लेता कि भाई कौन से बैच में हो, क्या करते हो, वो तो मेरे ऊपर है, मेरे को लेनी होती है डिटेल, तो वो तो मैं लेता नहीं। ठीक है, अब बात करते हैं केस स्टडी का। जो 13 क्वेश्चन थे ये क्लासेस में इन फ्यूचर ले लूंगा। ठीक है, केस स्टडीज का इंट्रोडक्शन का एक बड़ा इशू आता है। ठीक है, तो केस स्टडी क्योंकि आपको एक फुल लेंथ पेपर अब जल्दी लिखने को मिलेगा, क्योंकि सेक्शनल आपके 4 टॉपिक हो गए, 2 टॉपिक के क्वेश्चन मैं आज दे दूंगा तो वो आप कल तक लिख दोगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग इथिक्स का एक फुल लेंथ पेपर लिखेंगे और उसके बाद वो पेपर ना आप वहां पे ले आओगे जहाँ पे मैं बैठा रहूंगा वहां पे। और जो बच्चे ऑनलाइन है वो वीडियो जूम पे उनको अलग से टाइम देके मैं उस पे उनके आंसर्स की क्वालिटी के बारे में डिस्कस कर लूंगा। ठीक है, केस स्टडीज के इंट्रोडक्शन के बारे में मैं बात करूं तो ये पीडीएफ ना इसके बाद में आप लोगों को शेयर कर दूंगा, तो आपके पास ये डायग्राम है, उनके अपने अनुसार मॉडिफाई करके बना लेना। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन से हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। कोई रिसेंट इवेंट है उससे हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं, किसको, इंट्रोडक्शन को, उनके को, है ना। इथिक्स का कोई पार्ट है, मतलब इमोशनल इंटेलिजेंस से रिलेटेड है, तो हम वहाँ पे इमोशनल इंटेलिजेंस के साथ भी स्टार्ट कर सकते हैं। उपयुक्त केस स्टडी की इमोशनल इंटेलिजेंस भावनात्मक बुद्धिमत्ता और अभिवृत्ति परिवर्तन से संबंधित है और इसमें निम्न हितधारक सम्मिलित है, ऐसा भी इंट्रोडक्शन आप दे सकते हैं। बाल श्रम से मान लो कोई महिला उत्पीड़न से संबंधित है तो महिला उत्पीड़न से संबंधित भी आप डाल सकते हो। ठीक है, उसके बाद करंट न्यूज का उसमें कोटेशन दे सकते हो कि हाल ही में दिल्ली में इस प्रकार की घटना देखी गई, उसी से प्रेरित होकर इस केस स्टडी को लिया गया है और उसमें ये प्रावधान है, इसमें ये धारक है। ठीक है, या कोई विचारधारा से रिलेटेड अगर आपको कोई केस स्टडी आती है, जैसे मान लो इकोनॉमी वाली आ गई, ठीक है, तो वहाँ पे किसी बुक को कोट करके भी आप लिख सकते हो, उससे रिलेटेड आप इंट्रोडक्शन लिख सकते हो। तो ये 4 टाइप के इंट्रोडक्शन जनरली केस स्टडी में चलते हैं। ठीक है, 3 में आपको ये डायग्राम बनाना है, एक में तो ये डायग्राम बना लेना हितधारक बनाने के लिए, दूसरे में ये वाला बना लेना, इसको काट देना और इसको काट देना, है टाइम कंज्यूमिंग है। ठीक है, और तीसरे वाले में इस टाइप का बना लेना कि नैतिक हितधारक क्या है और उसका इश्यू क्या है उन नैतिक हितधारकों के साथ। ठीक है, तो ये जैसे बनाया ना ऐसे, जैसे इस टाइप वाला है, हितधारक क्या था, जैसे कोई मूवमेंट है तो उसके इथिकल इश्यू क्या है, मान लो कोई डीएम है उसके इथिकल इश्यू क्या है, तो उसको पॉइंट वाइज फॉर्म में कर देना। अब ये उस वाले क्वेश्चन में करना है जिसमें यूपीएससी ऑलरेडी पूछता है कि हितधारकों की पहचान करते हुए उनके नैतिक मुद्दों की पहचान कीजिए, और आपके पास टाइम कम बच रहा है, तो ये एक तरीके से इंटररिलेट होके आपका काम स्मूथली कम टाइम पे हो जाएगा। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन में आपको हितधारक वगैरह यूज करने हैं, 6 केस स्टडी आएंगे, उनमें से 3 में मान लो किसी में पूछा है तो उसमें तो करना ही करना है, लेकिन अगर किसी में नहीं पूछा ना तो 2 में कम से कम इस तरीके का अप्रोच लेना ताकि कुछ उसको लगे कि बोरिंग ना हो। इतना सही चल रहा है? अरे भाई मैं जो बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है ना, मतलब ऊपर से तो नहीं जा रहा है ना? ठीक है, तो अगर आप क्वेश्चन लिख रहे हो तो आप लिख रहे होंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। केस स्टडीज के कुछ एक थीम है, ठीक है, तो उनके ऑलरेडी इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन पे बना सकते हो। लाइक एनवायरनमेंट पे अगर आ गया तो मिशन लाइफ से रिलेटेड करके कंक्लूड कर सकते हो आप। ठीक है, इंट्रोडक्शन में ईश वास्य विदम सर्वम वाला कंसेप्ट डाल सकते हो, वो आपकी मर्जी है कि कौन सा कंसेप्ट डालते हो आप। ठीक है, तो वो आपको कुछ एक कोटेशन और कुछ एक थिंकर्स के कोटेशन वो आपको डालने हैं। अब मैंने लास्ट वाली क्लास में आपको कुछ एक कोटेशन लिखने को दी थी, ठीक है, मतलब उनके आंसर लिखने को, तो हम लोग एक सेशन में ना हम लोग वो भी डिस्कस करेंगे कोटेशन वाले जो क्वेश्चन है उनको कैसे आंसर लिखना है। ठीक है, तो उसका भी आंसर कैसे लिखना है, क्योंकि उसका भी एक प्रॉपर स्ट्रक्चर और उसका आंसर लिखने में बच्चों को तो मतलब लोगों को थोड़ी दिक्कत आती है। अगर आप लोगों को दिक्कत आ रही है तो मेरे को बता देना, तो उस पर भी हम लोग सेशन ले लेंगे, उस मतलब किसी में इंक्लूड कर लेंगे, नया को सेशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एक दूसरा एक इश्यू आता है कि आपको ना कोई भी आर्गुमेंट देते हैं ना तो उसमें लिखा होता है कि उसके पक्ष और विपक्ष दोनों में लिखे। ठीक है, किसी जो भी आप अपना तर्क देते हैं उसका विश्लेषण करें। ठीक है, जो भी आपने आर्गुमेंट दिया है उसको आपको जस्टिफाई भी करना होता है कि इसके पॉजिटिव क्या है, इसके मेरिट क्या है और इसके डीमेरिट क्या है। ठीक है, तो उसके लिए इस तरीके की हेडिंग बना सकते हैं, जैसे कोई मान लो आपने अपना है कि मैं उसको सजा दिलाऊंगा या उसको जेल भेज दूंगा। ठीक है, उसके सपोर्ट में एस्पेक्ट कौन कौन से पॉइंट 1 2 3 4, अगर आपको टाइम कम मिल रहा है, आपको मान लो केस स्टडी में टाइम कम है
ठीक है, तो ऐसे शॉर्ट में ऐसे मतलब ज्यादा डिटेल में नहीं लिखना, कम कम डिटेल में लिख के भी आप आगे बढ़ सकते हो। बस उसमें क्या करना है कि आपको डायमेंशंस थोड़े ज्यादा कवर करने हैं। ठीक है, जैसे विपक्ष की मैं बात करूँ, कोई महिला के साथ लैंगिक उत्पीड़न हो गया और आप सी बॉक्स कमेटी के अध्यक्ष और आप उस स्थिति में क्या लोगे, क्योंकि वो एक बड़ा महत्वपूर्ण असेट है आपके लिए जिसके खिलाफ आरोप आया है, तो आप बोलते हैं कि उसके खिलाफ निष्क्रियता अपनाई जा सकती है। ठीक है, दूसरा उसका फायदा क्या है, मेरिट क्या है कि भाई कंपनी को मुनाफा रहेगा, बस उतना ही लिख के छोड़ दो। ठीक है, डीमेरिट क्या रहेगा कि लैंगिक न्याय नहीं हो पाएगा। ठीक है, अंतरात्मा का संकट हो गया। ठीक है, क्राइसिस ऑफ कंसाइंस जिसको बोलते हैं वो वाला इशू हो गया। तो ऐसे शॉर्ट करके भी आप उस आंसर को कंप्लीट कर सकते हैं जल्दी में, और उससे पेज भी भर जाएगा आपका और जगह भी नहीं, मतलब आंसर भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये है जो मतलब जगह खाने का और आंसर कंप्लीट करने के कुछ एक तरीके। बाकी आप जो 13 क्वेश्चन है उनमें उन क्वेश्चन को मतलब अपना कंपनसेट कर सकते हो। तो ये तो हो गया बेसिक। ठीक है, आपको क्या क्या यूज करना है इथिक्स के क्वेश्चंस में, जो ऑलरेडी आप लोगों को मैं पहले बता चुका हूँ और आपने वो तैयार कर लिया है। ठीक है, पर वो नोट्स मेरे को अभी तक मिले नहीं है, तो मेरे को पता नहीं कि किसने कैसे बनाए हैं अभी। ठीक है, इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बता दिया, केस स्टडी के इंट्रोडक्शन में हम लोग कैसे कैसे करते हैं, उसमें मसले कार्ड भी हो जाएगा, कोई लॉ का वोलेशन हुआ है क्या, कोई आर्टिकल से रिलेटेड है क्या, कोई इथिक्स की थ्योरी है उससे रिलेटेड है क्या, उपयोगितावादी हो गया, मनोविश्लेषणवादी हो गया, अस्तित्ववादी हो गया, उससे रिलेटेड कोई है क्या, तो उसको हम लोग डायरेक्ट इंट्रोडक्शन में ही कोट करके उसके हितधारक के तीन क्वेश्चन से हम लोगों को स्टेक होल्डर लिखने हैं या इथिकल इश्यू लिखने हैं या कुछ और लिखना है। बाकी 3 क्वेश्चंस को हम लोग जनरलाइज उसमें जैसे वो क्वेश्चन है वैसे उसी तरीके से हमको आंसर करना है। ठीक है, प्रेजेंटेशन के लेवल पे थोड़ा सा कोशिश करना है कि इस तरीके का प्रेजेंटेशन हो जहाँ पे भी प्लस माइनस की बात हो, इथिकल इश्यू की बात हो। मान लो आपको इथिकल इश्यू पूछे उसमें, ठीक है, नैतिक मुद्दों की पहचान कीजिए, तो वहां पे आप इस तरीके से वो कर सकते हैं कि हितधारक क्या है और उससे जुड़े नैतिक मुद्दे क्या है। ये आपका अपने आप में एक सबकॉन्शियस माइंड में होना चाहिए कि भाई मूवमेंट से रिलेटेड क्या क्या इथिकल इश्यू है, तो आपके पॉइंट भी ज्यादा जनरेट हो जाएंगे और आपका जो प्रॉब्लम होती है पॉइंट जनरेट करने की वो तो समाप्त हो ही जाएगी। इसके अलावा थोड़ा सा अलग हटके भी आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, तो कुछ एक डायग्राम अब हम शुरू करते हैं, इनको बनाना शुरू कर लेना, वैसे मैं पीडीएफ भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। तो ये है नागरिक केंद्रित शासन से रिलेटेड, सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस से रिलेटेड। मान लो आपको कोई भी क्वेश्चन आता है ना, तो आप लोगों को उसमें क्या करना है कि भाई गांधी जी ने उसके लिए एक डायग्राम दिया है, अपने को वही करना है कि भाई जनरली परसेप्शन क्या होता है कि स्टेट सबसे ऊपर होता है, उसके नीचे समाज होता है, सोसाइटी होता है, और उसके नीचे पर्सन होता है। ठीक है, लेकिन ये परंपरागत सिस्टम है, लेकिन गांधी जी बोलते हैं कि नागरिक ना इन तीनों के केंद्र में होना चाहिए, बॉटम पे नहीं होना चाहिए, नागरिक केंद्र में होना चाहिए, ऐसे पर्सन। ठीक है, समाज उसके, ये इसका डायग्राम एक्चुअल में ये है, पर्सन रहेगा, उसके ऊपर सोसाइटी रहेगा और उसके ऊपर स्टेट रहेगा। ये वाला डायग्राम यूज करना है अपने को। ठीक है, ये सेकेंड ARC की ना, जो सेकेंड ARC की है उसकी रिपोर्ट है 12th रिपोर्ट, नागरिक केंद्रित शासन, उसका नाम ही है। और जैसे ही आपका सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस से रिलेटेड आए तो सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस में सेकेंड ARC की 12th रिपोर्ट को तो कोट करना ही करना है आपको। कंक्लूजन में अपना तैयार कंक्लूजन उसी से है। भाई सेकेंड ARC ने अपनी 15 रिपोर्ट दी है, ठीक है, और उन 15 रिपोर्ट में किसी ना किसी में गवर्नेंस से रिलेटेड कुछ कहा ही है, तो हम लोग उसको यूज करेंगे ना भाई 15 रिपोर्ट को नाम ले लेके। ये हो गया क्लियर। सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा अपने को डायग्राम यूज करना है। ठीक है, अगला है ह्यूमन डिसीजन किसके लेवल पे लिए जाते हैं, चेतन, अवचेतन और अचेतन, 3 लेवल पर चलता है चेतना का स्तर। हम लोगों को जो वैल्यू है या इथिकल कंसाइंस वाला क्वेश्चन है, तो कंसाइंस और उन वाले क्वेश्चंस में इस डायग्राम को बना सकते हो कि हम लोगों को डिसीजन मेकिंग में किस तरीके से हमारा अंतर्मन या जो अवचेतन मन है वो सहायता करता है।
ठीक है, तो 3 लेवल पर, सबसे अंदर अचेतन मन, उसके ऊपर अवचेतन और सबसे ऊपर चेतन मन। तो ये वाला एस्पेक्ट आ जाएगा इथिक्स और ह्यूमन इंटरफेस का जो पार्ट है, उसमें हम लोग कहते हैं कि हमारे जो डिसीजन होते हैं वो प्रकृति द्वारा निर्धारित होते हैं। ठीक है, जो डियोंटोलॉजिकल अप्रोच कहती है कि सब कुछ पूरे से पहले से भगवान ने निर्धारित कर रखा है। ठीक है, कुछ एक डियोंटोलॉजिकल के कुछ एक ने बोल रखा है ऐसा। ठीक है, तो सब पहले से डिसाइड है। तो हमारा जो चेतन अवचेतन मन है ना, वो पहले से फिक्स्ड है। वो चेतन मन उन्हीं के आदेश के अनुसार कार्य करता है। अगला है साधन और साध्य के स्तर पर वैल्यूज का सिस्टम। ठीक है, अब कुछ एक मूल्य ऐसे हैं जो साधन की तरह काम करते हैं। ठीक है, लेकिन उनका साध्य क्या है? अंतिम शांति और न्याय और आनंद। ओवरऑल तो साध्य यही है, लेकिन जैसे अहिंसा हो गई, ईमानदारी हो गई, परोपकारिता क्या हो गई, ये क्यों हम लोग अपनाते हैं? ताकि हम लोग अपने साध्य की प्राप्ति कर सके, हम लोग शांति की प्राप्ति कर सके, हम लोग आनंद की अनुभूति कर सके। ठीक है, तो ये हर जगह काम आएगा। अब आपसे मान लो क्वेश्चन पूछ लेता है कि आपके 5 महत्वपूर्ण जीवन के मूल्य क्या हैं। ठीक है, तो उसमें भी आप प्रायोरिटाइज करके ऐसे कर सकते हो, इस तरीके का डायग्राम बना सकते हो आप। वैल्यू से रिलेटेड आपके जीवन में कौन से मूल्य हैं, आपके जीवन में कौन से ऐसे 5 व्यक्ति हैं जिन्होंने आपके जीवन को प्रभावित किया और उनसे मिलने वाली शिक्षाएं हैं। तो यहाँ पे ये ऐसा ग्राफ बन जाएगा कि भाई जैसे दयानंद सरस्वती हो गया, मान लो विवेकानंद जी से आप प्रभावित हो, तो उनसे कौन सा मूल्य है, वो आपकी हायरार्की क्या है, ये आपकी हायरार्की क्या है। तो उसमें भी आप हायरार्की बेस्ड सिस्टम अपना सकते हो उसके आंसर में। ठीक है, आपका आंसर हो गया वहां पे सब्जेक्टिव। ठीक है, ऑब्जेक्टिव आंसर नहीं है, लेकिन सब्जेक्टिव में भी आपके पास ऐसे डायग्राम बनाने का स्कोप हमेशा रहता है और वो अच्छी जगह खा लेता है और डायग्राम मतलब उस एग्जामिनर की सीधी नजर जाती है। ठीक है, तो ये समझ में आ गए। अगला है कि अगर मान लो आता है कि ह्यूमन वैल्यू कैसे डिसाइड होती है, परंपरा कैसे डिसाइड होती है, या कोई ह्यूमन वैल्यूज का डेवलपमेंट कैसे होता है। ठीक है, तो उसमें ये डायग्राम बनेगा। सबसे पहले मूल्य बनेंगे, फिर वो आदत बनेंगे, और जैसे वो आदत बन जाएंगे हर एक व्यक्ति की, तो सामाजिक प्रतिमान बन जाएंगे, और सामाजिक प्रतिमान एक टाइम के बाद परंपरा बन जाएगी, और परंपरा फिर प्रथा बन जाएगी, और प्रथा फिर लोक रूढ़ी, और उसके बाद वो संस्था बन जाएंगी। जैसे विवाह एक संस्था बन गई। भाई हम लोग शुरू में तो एक मूल्य ही रहा होगा कि भाई एक व्यक्ति की एक ही शादी हो, उसके आज वो संस्था बन गई, वो धीरे धीरे तो डेवलप हुई ना। लेकिन ये सदैव पॉजिटिव हो या सदैव नेगेटिव हो कोई जरूरी नहीं है, ये समय के अनुसार परिवर्तित होते रहते हैं। जैसे वैल्यू परिवर्तित होती है रहती है, वैसे इथिक्स परिवर्तन होता रहता है, मतलब वो हर एक वेरिएबल है। ठीक है, ये वाला डायग्राम हो गया। अब ये वाला डायग्राम वो है जो मैं आपको बोल रहा था कि आपके 5 महत्वपूर्ण मूल्य कौन से हैं जो सर्वाधिक आपको प्रभावित करते हैं। ठीक है, ऐसे डायग्राम बना के डाल सकते हो कि भाई ये मेरा सत्यनिष्ठा हो गया, ये मेरा ईमानदारी हो गया, ये मेरा XYZ जो भी आपको अच्छा लगता है वो हो गया। ठीक है, इसमें समाज की स्वीकार्यता ये है, और 100% वस्तुनिष्ठ ये है, समाज की स्वीकार्यता ये है, और ऑब्जेक्टिविटी ये है। कोई भी मूल्य 100% सब्जेक्टिव या 100% ऑब्जेक्टिव नहीं होता, ये हमेशा ध्यान रखना। कुछ एक लोग तो ऐसे होते हैं जो उस चीज का विरोध करते ही करते हैं। तो वैल्यू से रिलेटेड मान लो ऐसा कोई क्वेश्चन आता है, तो उसमें आप इस टाइप का डायग्राम यूज कर सकते हो कि भाई ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव वैल्यू है, ऑब्जेक्टिव वैल्यू है ये वाली। ठीक है, इधर पे ये सब्जेक्टिव वैल्यू है। ठीक है, और ये सोशल एक्सेप्टेंस है। ठीक है, और ये एक ग्राफ चलता है, जैसे कि सत्यनिष्ठा का मान लो यहाँ होगा कि भाई सबसे ज्यादा लोग उसको स्वीकार करते हैं, लेकिन 100% लोग स्वीकार नहीं करते, ये 100% यहाँ है भाई। ठीक है, मतलब 80-85 लोग इसको स्वीकार करते होंगे, लेकिन 15% तो मेरे जैसे होंगे, नहीं 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 चोरी करनी है, बेईमानी करनी है। ठीक है, तो ये वाला हो गया वैल्यू वाला। तो जब भी आपको इन दोनों में से जो भी आपको सूटेबल लगे, क्वेश्चन के डिमांड के अनुसार आप डायग्राम यूज कर लोगे। ठीक है, अगर मान लो वैल्यू को डिसाइड करने में सोसाइटी का इंपॉर्टेंस आ गया, तो उसमें ये डायग्राम यूज हो जाएगा। वैल्यू की सब्जेक्टिविटी और ऑब्जेक्टिविटी रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ गया, आपके लाइफ में 5 इंपॉर्टेंट वैल्यू कौन से हैं वो आ गया, तो इसके अनुसार वो बना सकते हो।
और एक और मैं बताऊं आपको, इसको और कैसे मिक्स कर सकते हो। ये वाला हो गया, एक मिनट, ये हो गया, ये डायग्राम भी बना सकते हो। ये हो गया साधन, ये हो गया साध्य, ये हो गया समाज में स्वीकार्यता, और ये हो गया 100%। मतलब इन दोनों को मैंने इस डायग्राम को और इस डायग्राम को मिक्स कर दिया एक तरीके से समझो। तो ये डायग्राम भी हो सकता है। ये 100% ऑब्जेक्टिव, ये 100% सब्जेक्टिव, और ये 100% ऑब्जेक्टिव। क्योंकि कोई भी 100% सब्जेक्टिव नहीं होता, कोई भी 100% ऑब्जेक्टिव नहीं होता। ठीक है, तो इस ग्राफ के अनुसार जो साध्य वैल्यू होती है उनकी ऑब्जेक्टिविटी अपने आप में ही ज्यादा होती है, क्योंकि हर एक व्यक्ति को ओवरऑल वो तो चाहिए ही चाहिए होता है। कुछ एक उत्पाती ऐसे होते हैं जिनको वो नहीं चाहिए होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ वैल्यूज को लिख सकते हो, 1 2 3, और यहाँ पे वो लिख सकते हो। तो दोनों डायग्राम भी वो कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है आपको कैसे यूटिलाइज करना है। ठीक है, ये कर लोगे, हो गया, आगे चलें। यस कुछ ज्यादा स्पीड से तो नहीं जा रहा ना मैं? मतलब जा रहा हूँ, कोई बोलना नहीं चाह रहा? नहीं सर, नहीं सर, ठीक है। अगला है प्रोबिटी, ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी का डायग्राम। ठीक है, तो ये डायग्राम तो ऑलरेडी आपको पता होगा। सबसे अंदर ऑनेस्टी है, उसके ऊपर इंटीग्रिटी है और सबसे ऊपर प्रोबिटी है। इनकी परिभाषा और इनका अंतर ऐसे पेज बना लेना, ऑनेस्टी, प्रोबिटी, इंटीग्रिटी, इनमें अंतर ऐसे बना के लिख के एक वो तो मेरे को ऐसे बना के दे देना भाई इन तीनों का। ठीक है, तीनों वैल्यूज में अंतर। जो नोट्स बना रहे हैं उनके लिए एक नया डायग्राम, नया वो होमवर्क हो गया। ठीक है, ये हो गया डायग्राम। ये तो इजी था, तो इसमें कुछ डिस्कस करने वाला है नहीं। अगला है ऑब्जेक्टिविटी। एक सिविल सर्विसेज का एक वैल्यू है टॉपिक नंबर 4 में। हाँ, टॉपिक नंबर 4 में ही है या कौन से में है? हाँ, उसी में होगा। ठीक है, टॉपिक नंबर 4 में। ठीक है, तो ये है एक एक्टर, इसको बनाना है ऐसे। ठीक है, ये है इसके स्टैंडर्ड वैल्यू का स्टैंडर्ड, मतलब ऑब्जेक्टिव वैल्यूज। ठीक है, ये है, मान लो उसने कोई डिसीजन लिया, ये उसका एक तरीके से पारदर्शी मतलब लेंस की तरह काम करेगा। ठीक है, अगर कोई आपको डिसीजन लेने के लिए बोलता है और वो आपके ऑब्जेक्टिव है, जो भी आपके वैल्यूज हैं उनको मैच नहीं कर रहा, तो ये उनको मैच के मतलब रिप्लेस कर दिया, तो मानक के अनुसार तो उसने वो डिसीजन डिनाई कर दिया, वो अपने डिसीजन वो नहीं लेगा। लेकिन अगर कोई डिसीजन है तो वही उससे पार कर पाएगा जो उसके ऑब्जेक्टिव है, मतलब जो उसके बेसिक मूल्य, अगर उनको मानक के आधार पर अगर कोई डिसीजन लिया जाएगा तो वो उन्हीं को ही पूर्ण कर पाएगा। ये वाला वो है। चले आगे। ये वाला सर्विस स्पिरिट से रिलेटेड माइक्रो डायग्राम, स्वयं से ज्यादा पर को भूमिका देना और उसको डबल बॉक्स में बंद कर देना। ये हो गया सर्विस स्पिरिट, और ये हर जगह आएगा, कहीं ना कहीं केस स्टडी में तो इसको यूज कर ही देना कि मेरा दृष्टिकोण। वहां पे ना केस स्टडी में ना मेरा दृष्टिकोण और लिखना होता है एक, कि भाई इस वाली जो स्थिति है इसमें मेरा दृष्टिकोण क्या है। उसमें कोई कोटेशन हो गई, ऐसे कोई डायग्राम हो गया, तो उसको चेपना होता है केस स्टडी में एक एक्स्ट्रा। तो वो मैं बता दूंगा, तो उसमें एक इसको यूज करना है कि सर्विस स्पिरिट, मेरा यहाँ पे अप्रोच क्या है। मेरा अप्रोच है यहाँ पे सर्विस स्पिरिट, मतलब सेवा भावना, जनता की सेवा करना, और उस पर मैं वहां पे दूसरों को खुद से ज्यादा प्राथमिकता दूंगा। ये अपने आप में पूरे का पूरा आंसर कंक्लूड कर देगा कि भाई ये इसके दिमाग में चल क्या रहा है इस वाली केस स्टडी में, ये क्या चाहता है, इसका अप्रोच क्या है इस केस स्टडी को सॉल्व करने का। ठीक है, चलो आगे। अब एक इंटरनेशनल इथिक्स वाला क्वेश्चन हो रहा है। ठीक है, इंटरनेशनल इथिक्स वाला, उसमें ना पहला लिखना रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर, क्योंकि वो तो हमारा
अभी इंडो पैसिफिक वाले में हम लोगों ने बना रखा ना एक मोटो की रूल, नियम आधारित विश्व हो, ठीक है। दूसरा क्या है, ह्यूमन राइट का प्रोटेक्शन, ठीक है। तीसरा क्या है, पंचशील जैसे हमारे सिद्धांत वैल्यू। तो ये ले दे के क्या करेंगे, विश्व को कैसा बनाएंगे, सुरक्षित, न्याय आधारित और शांति आधारित। तो ये तो हो गया क्या, अंतरराष्ट्रीय नैतिकता का साध्य, और ये क्या हो गए इसके साधन। तो ये डायग्राम चेक लो भाई। जैसे भी इंटरनेशनल एथिक्स है, इंटरनेशनल फंडिंग से रिलेटेड कोई विषय है, वार क्राइम, वार एथिक्स के बारे में कोई क्वेश्चन आए तो वहां पे क्या करने की जरूरत है और क्या हमारा अंतिम ध्येय है। देखो भाई, कुछ एक लोगों को ना जिनको परिभाषा याद नहीं होगी ना, उनको कुछ एक डायग्राम में दिक्कत आ सकती है, ठीक है। लेकिन वो मेरा इशू नहीं है, क्योंकि आपको परिभाषा पहले पढ़नी पड़ेगी और उसको कंसेप्ट को समझ के आना पड़ेगा। मैं यहाँ पे कंसेप्ट नहीं समझा पाऊंगा। इतना क्लियर है, आगे चलूं? बना लिया हो आप लोगों ने तो? यस। अगला, ये वाला डायग्राम पता है, सहानुभूति, समानुभूति और करुणा। इस डायग्राम को ऐसे ही सेम बना लो। सर ये पीडीएफ को मिलेगा वैसे? इसमें है केयर ऑफ कंसर्न। ये केयर ऑफ कंसर्न का वो है ग्राफ कि भाई ये बढ़ता जाता है ऐसे ऐसे ऐसे। इस डायग्राम को ऐसे बनाना है, ऐसे। नीचे सहानुभूति, दूसरा समानुभूति और तीसरा करुणा, एम्पैथी, सिंपैथी और तीसरा समझ लेना, जो भी अंग्रेजी मेरे को याद नहीं आ रहा, कंपैशन। बन गया साहब? चलो आगे। यस सर। सर ये पीडीएफ शेयर भी करेंगे ना आप? नहीं, इसका अलग से पैसा लूंगा। ठीक है सर। हाँ सुतोष। करुणा से ज्यादा समानुभूति में नहीं रहती कंसर्न ऑफ केयर, केयर ऑफ कंसर्न। ये डायग्राम बना ले यार, फिर पर्सनल डाउट में आ जाना और पहले एक बार अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। अगला है इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस में डायग्राम बना लो। हार्ट में और माइंड में, दोनों में संतुलन बना के रखना है। ये डायग्राम हो गया। हो गया। ईआई में फिर आपको अगर मान लो एग्जांपल देना हो, ठीक है, और एग्जांपल के ना एक ईआई के 5 पार्ट है, उसका शुरू अगर मान लो आपको ये डायग्राम नहीं बनाना, ये तो हो गया एक कोने वाला डायग्राम, जिसको मैं बोलता हूँ ऐसे कोने में बनाना होता है, ठीक है। और मान लो उसमें आपको माइक्रो डायग्राम बनाने का भी मौका मिल रहा है, तो ये स्वयं की भावना को समझना, स्वयं की भावना को प्रबंधित करना, सामने वाले की भावनाओं को समझना, सामने वाले की भावनाओं को प्रबंधित करना, और ये हो गया सोशल, सामाजिक प्रबंधन अपने आप में। वो 5 चरण ही तो होते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस के, तो वो वाला डायग्राम है ये, ठीक है। उसमें ये बना देना। अब देखो, जिसमें इमोशनल इंटेलिजेंस होगा, ठीक है, ये ग्राफ है किसका, ये ग्राफ है किसका, ये तो है इमोशनल इंटेलिजेंस का, और ये ग्राफ है इंटेलिजेंस का, ठीक है। इंटेलिजेंस और ह्यूमन मतलब इमोशनल इंटेलिजेंस में अगर मान लो आपको पूछ लिया
तो वहां पे लिखोगे कि भाई जिस आदमी इमोशनल इंटेलिजेंस भी और इंटेलिजेंस में हो, जैसे नारायण मूर्ति, रतन टाटा, ठीक है, हाईली सक्सेसफुल है, लेकिन मान लो सीसीडी का ओनर था, उसने सुसाइड कर लिया, उसके पास इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं था लेकिन इंटेलिजेंस तो था भाई, तो उसमें ये वाला एग्जांपल। अब यहाँ पे इमोशनल इंटेलिजेंस में कुछ और भी जो भी आपको एग्जांपल याद आ रहा है वो डाल देना भाई, ठीक है। तो इस तरीके से भी इनोवेटिव सोच सकते हो आप एग्जाम्पल। हो गए डायग्राम इमोशनल इंटेलिजेंस से रिलेटेड 3 डायग्राम, 1 डायग्राम, 2 डायग्राम, 3 डायग्राम, इससे ज्यादा डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं EI में, ठीक है। और ले दे के आपको 2 यूज करना है क्वेश्चन की डिमांड के अनुसार। EI खत्म, ये 3 वैल्यू ये खत्म, इंटरनेशनल एथिक्स वाला पार्ट खत्म। टॉपिक नंबर 7 में 6 में है यार शायद, 6 में, हाँ 6 में ही है, ठीक है। ये टॉपिक नंबर 4 का, फिर से टॉपिक नंबर 4 का, प्रोबेबिलिटी गवर्नेंस वाला टॉपिक नंबर 6 का, फिर से वैल्यू वाला टॉपिक नंबर 1 और 3 में, दोनों में काम आएगा, फिर से वैल्यू वाला टॉपिक नंबर 1 और 3 में, और फिर ये वाला सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस टॉपिक नंबर 6 में। अगला आ जाओ भाई। अरे आशुतोष बना तो रहा है ना? हाँ बना रहा हूँ। तो बोर तो नहीं हो रहा कि समझ में नहीं आ रहा हो क्या पढ़ रहे हो? नहीं आ रहा है समझ को, तो बस हल्का सा डाउट था करुणा रो समानुभूति में, इसलिए बस। ठीक है कोई नहीं, वो कॉज ऑफ कंसर्न बढ़ता जाता है। वैसे करुणा में क्या कर देता है? अच्छा मैं कल आना, फिर मैं तेरे को अच्छे से समझाऊंगा एग्जाम्पल के साथ, ठीक है। ठीक है। करुणा और समानुभूति में उतना ही अंतर है, जिस आदमी का ब्रेकअप हुआ होता है ना, और जिसका पहले ब्रेकअप हुआ होता है, तो वो समझ सकता है कि इसकी समानुभूति क्या है जी, है ना। और वो जब उसको दारू पिलाने लग जाए तो वो समझ लो कि वो करुणा हो गई फिर। हाँ सर अब क्लियर हो गया। अब हो गया ना? हाँ हाँ अब तो होगा ही तुम्हारा डाउट क्लियर। ठीक है, अब अगला है वैल्यू, सद्गुण वाला, ठीक है। सद्गुण नीति शास्त्र वाला एक पूरा का पूरा कंसेप्ट दिया हुआ है आपका, ठीक है। पहले वैल्यू, ठीक है, उसके बाद वैल्यू किसका बनेगी? चरित्र का निर्माण करेगी, अगर निरंतर उसके लिए प्रयास करता रहेगा तो, ठीक है। अगर चरित्र का एक बार डेवलपमेंट हो गया और उसमें सततता बनी रही तो वो अपने आप में सद्गुण का डेवलपमेंट हो जाएगा। और ये किसका सिद्धांत था, मेरे को ये बता दो कि ये कैसे, किसने बताया था कि इस तरीके से सद्गुण का विकास किया जा सकता है? यार कोई आंसर? अरस्तु। ठीक है, तो उसमें ये डायग्राम यूज हो जाएगा सद्गुण नीति शास्त्र वाले में। ठीक है, अगला है राजनीतिक निष्पक्षता। कौन से टॉपिक में है ये वैल्यू? टॉपिक 3। ठीक है, तो राजनीतिक निष्पक्षता में 2 तरीके से बनाना है। एक तो राजनीतिक झुकाव होगा और वो पक्षपातपूर्ण निर्णय लेगा, तो वो कौन सी हो जाएगी? राजनीतिक नौकरशाही। अच्छा इंग्लिश में भी बताना है भाई। ठीक है, वैल्यू, ठीक है, वैल्यू किसका बनेगी? वैल्यू अगर कोई वैल्यू है उस, हाँ एरिस्टोटल वाला वही बता रहा हूँ। अगर कोई वैल्यू है आपका, मान लो गांधी जी का वैल्यू क्या था? सत्य और अहिंसा वाला, ठीक है। उस पे अगर उन्होंने निरंतर काम किया, उन्होंने परजीवरेंस के साथ उसमें वो संलग्न रहे, तो वो आपको आपके कैरेक्टर का इनहेरेंट पार्ट बन जाएंगे, ठीक है। और कैरेक्टर का एक बार पार्ट बन गया, उसके बाद भी आप निरंतर उसको अपनाते रहे, तो वो आपका क्या बन जाएगा? सद्गुण। उसको क्या बोलते हैं? सद्गुण को इंग्लिश में वर्च्यू। केतन समझ में आ रहा है ना? इंग्लिश वाला बनाते तो जा रहा है ना भाई? ये बना लिया था ना पंचशील, रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर, ह्यूमन राइट, सिक्योरिटी, शांति को शांति पढ़ लेना, पीस, जस्टिस, ठीक है। ये बाकी तो इंग्लिश में भी बताता जा रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ये हो गया, ये तो हो गई राजनीतिक नौकरशाही। लेकिन अगर इसी नौकरशाही में अपन क्या करें? स्वतंत्रता दें उसको, ठीक है, राजनीतिक निष्पक्षता दें
और गैर तरफदारी का मूल्य उसमें विकसित करे तो वो कौन सी बन जाएगी? प्रतिबद्ध नौकरशाही। किसके प्रति? अब ये प्रतिबद्धता किसके प्रति होनी चाहिए? संविधान के प्रति, कानून के प्रति, ना कि पद और राजनेता के प्रति। संवैधानिक पद के प्रति हो सकती है ये प्रतिबद्ध नौकरशाही, लेकिन किसी व्यक्ति विशेष के प्रति प्रतिबद्ध नहीं हो सकता ये नौकरशाही। ठीक है, डायग्राम हो गया ये। हाँ, इसकी इंग्लिश बताना पड़ेगा ना भाई मेरे को। बता रहा हूँ भाई, बता रहा हूँ। पढ़ लेना भाई, अंग्रेजी खुद से बना ले। कल ले आना इसको ना, मैं बनवा दूंगा। ठीक है, अभी कंप्लीट करते हैं क्योंकि 1 घंटे क्लास थी और हम ऑलरेडी लेट चल रहे हैं। ठीक है, ये एटीट्यूड वाले में डायग्राम हो गया। ये राजनीतिक निष्पक्षता और पॉलिटिकल बायसनेस वाले उसमें डायग्राम फिक्स हो गया अपना। ठीक है, अगला है एटीट्यूड वाला। अब एटीट्यूड में ना सब ये 3 बना देते हैं, ये वाला, इससे थोड़ा सा हम लोग आगे जाएंगे। ठीक है, पहला क्या होता है हमारा? ए बी सी, सॉरी उल्टा बोला, लिख दिया, ए बी सी। 3 लेवल पे हो गया। एबीसी मॉडल हो गया, संज्ञान हो गया, भावना हो गई और व्यवहारिक मूल्य हो गया। जो व्यवहार में अपनाने की अपेक्षा करता है कोई व्यक्ति, उसको बोल देंगे हम एटीट्यूड। ठीक है, और जैसे ही एटीट्यूड बना उसके बाद परिस्थिति आई मान लो। ठीक है, और वो क्या होगा फिर? उसका रियल व्यवहार, रियल मतलब बिहेवियर, जो रियल बिहेवियर है वो कब सामने आएगा? जब परिस्थिति ऐसी होगी। ये समझ में आ गया? इसको समझाऊं इंग्लिश में और? और यहाँ पे एग्जांपल लिख देना चाहे तो, कि आशुतोष वैसे तो क्या होता था, घर पे शेर बनता था। ठीक है, उसके दिमाग में था कि मैं अपनी बीवी से नहीं डरूंगा, और उसके अंदर भावना आती थी कि वो जैसे बीवी आएगी उसके दांत तोड़ दूंगा, मुंह तोड़ दूंगा, और व्यवहार में वो ऐसा करना भी चाहता था। तो उसकी ये एटीट्यूड तो बन गया आशुतोष का। लेकिन जैसे उसकी बीवी आई चप्पल लेके, तो वो मतलब बैठ गया और कान पकड़ के बैठने लग गया कि मैं सारे बर्तन साफ कर दूंगा आज। तो ये उसका हो गया रियल बिहेवियर। तो एटीट्यूड तो दूसरा था, लेकिन परिस्थिति ऐसी आई कि वो बकरी बन गया। ये एक्चुअल में वो वाला एग्जाम्पल था इसमें, ये तो खैर मजाक वाला एग्जाम्पल। इसमें वो एग्जाम्पल था कौन सा वाला? ये चाइनीज जोड़ा लापियरे का जो अध्ययन था वो वाला। लापियरे का अध्ययन कहता था कि अधिकतर जो अमेरिकन थे वो चाइनीज से साथ नफरत करते थे, लेकिन जब उन्होंने व्यवहार में देखा तो उनके व्यवहार में और उनके एटीट्यूड में जो अंतर था वो पाया गया। तो वास्तविक व्यवहार और एबीसी वाला मॉडल वो वाला कंसेप्ट था, तो वो आप देख लेना। ठीक है, हो गया एटीट्यूड वाला। चलो आगे, आशुतोष। यस सर। ठीक है, अब एक ये डायग्राम है, इसको मैक्सिमम जगह आप यूज कर सकते हो। प्रो पीपल और प्रो प्लेनेट, और प्रॉफिट के साथ प्रो पीपल और प्रो प्लेनेट भी होना चाहिए। किसी भी कंपनी को कॉर्पोरेट गवर्नेंस का कंक्लूजन में करना हो, या फिर जो भी शासन से रिलेटेड कोई डिसीजन हो, केस स्टडीज का कंक्लूजन करना हो, तो इसको यूज कर सकते हो आप, इस डायग्राम को। यहाँ पे प्रो प्लेनेट और प्रो पीपल के प्रॉफिट के साथ प्रो पीपल भी होना चाहिए और प्रो प्लेनेट भी होना चाहिए। 3P, जिनको बॉटम लाइन कहते हैं। ठीक है, अगला है कॉर्पोरेट गवर्नेंस। अब ये देखो, ये माइक्रो डायग्राम आ गया। कंपनी का हित गवर्नेंस में और सुशासन, वो दोनों मिलके बना देंगे क्या? कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ये माइक्रो डायग्राम हो गया।
अगर मान लो आपको कुछ आ ही नहीं रहा है ना, तो मैं बता रहा हूँ उसमें क्या कौन सा बड़ा वाला डायग्राम बनाना है। भाई आपको सब आ रहा है आंसर में, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और मान लो नहीं आ रहा तो फिर ऐसे करना, देखो ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, यहाँ पे कामगार है, यहाँ पे सीईओ है, यहाँ पे निवेशक है, ठीक है, और ये शेयरधारक है बड़े वाले बॉक्स में, ठीक है। अब क्या होना चाहिए इनके लिए कि भाई जो कामगार है ना, इनके लिए भी उचित कार्य दशा होनी चाहिए, ठीक है। ये एनवायरमेंट का भी अच्छे से एनवायरमेंट का भी संरक्षण करे, किसके थ्रू? कॉर्पोरेट एनवायरमेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी के थ्रू, ठीक है। दूसरा, सरकार को अच्छे से टैक्स दे, ठीक है, समाज के लिए सीएसआर का पैसा दे, ठीक है, और कोड ऑफ कंडक्ट और कोड ऑफ एथिक्स का अनुपालन करे। अगर ये सारी चीजें कर रहे हैं, अगर ये सारी चीजें करें, सभी हितधारकों को समन्वित सहायता कर रहे हैं, तो ये है कॉर्पोरेट गवर्नेंस का व्यापक मॉडल। वर्कर, इन्वेस्टर, सीईओ, शेयर होल्डर, इन सब के लिए, कामगार के जो वर्कर है उनके लिए बेटर वर्क कल्चर, एनवायरमेंट के लिए कॉर्पोरेट एनवायरमेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी, गवर्नमेंट के लिए टैक्स लाइबिलिटी को टाइम पे कंप्लीट करे, सोसाइटी के लिए कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, और उसके बाद कोड ऑफ कंडक्ट और कोड ऑफ एथिक्स इनके लिए पालन करें। तो ये सारी चीजें पालन करेंगे तो किसका अनुपालन होगा? ओवरऑल कॉर्पोरेट गवर्नेंस का। और ये ले देखिए क्या है, सुशासन के और कंपनी का हित दोनों को साधना एक तरीके से। और ये हो गया क्या? बॉटम लाइन ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। तो इसका डायग्राम हो गया भाई। अब मेरी फीस दे देना जिन जिन्होंने नहीं दी है ना। सर अब एक, हाँ बताओ। हाँ बताओ। सर अभी नहीं हुआ अभी। अरे मैं शेयर करूंगा, ये शेयर करूंगा, बस आप समझ लो, यहाँ पे नहीं लूंगा पैसे। ठीक है ठीक, नहीं वो सर वो दिक्कत नहीं है, नोट भी कर रहे थे साथ में। ठीक है, बाद में नोट डाउन, बाद में आप लोग इसमें वैल्यूएट करते हैं। जैसे कंपनी एक्ट 2013 में इसकी बात की है, ईपीए हो गया, सेबी हो गया, एनएससी प्राइम। ये एनएससी प्राइम ना एक कीवर्ड हो जाएगा अपने आप में गवर्नमेंट। ये अरे ये तो ईपीएफओ के पेपर में आया ये क्वेश्चन। हाँ, इसका मीनिंग क्या था सर? आया था एनएससी प्राइम जो गुड गवर्नेंस का अनुपालन करेगा, यही तो है। देखो मेंस का काम पीटे में आता है, मेंस का माल। चलो अगला आता है लीडरशिप वाला। ठीक है, दो डायग्राम है भाई, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसमें बनाने में टाइम लगता है, अपन ने इसको सिंप्लीफाई किया। ठीक है, इसी डायग्राम को सिंप्लीफाई किया। ठीक है, ये क्या है? ये सोसाइटी है और ये पर्सन है। ठीक है, ये वहां पे भी आएगा समाज का प्रभाव, वहां पे मूल्य निर्माण में समाज का प्रभाव, वहां पे भी ये डायग्राम आएगा। लीडर निर्माण में समाज का प्रभाव, नैतिकता निर्धारण में समाज का प्रभाव, सब में ये डायग्राम यूज आएगा। ले देके अब इसको कैसे यूज करना है वो देखना है अपने को। भाई ये पर्सन है, ठीक है, ये पर्सन है और ये सोसाइटी है। पर्सन सोसाइटी को क्या देगा? पर्सन सोसाइटी को क्या देगा? लीडरशिप दे सकता है ना भाई वो तो। ठीक है, लेकिन अगर ये लीडर बन गया तो ये लीडर कब बन पाएगा? जब सोसाइटी में इसका सोशलाइजेशन काफी अच्छे से हो, तभी तो सोसाइटी के ग्रेटर कोज के लिए काम कर पाएगा ये। समझ पा रहे हो मेरी बात? इसको समझो पहले, फिर उस पर आएंगे। ठीक है, एक पर्सन है समाज। ठीक है, समाज एक व्यक्ति को समाजीकरण के थ्रू एक पर्सन को लीडर बनाता है भाई। ठीक, अब वो लीडर कैसे बनाएगा? दो तरीके से। उसके पास कुछ वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है, और वो वैल्यू इथिकल होनी चाहिए। ठीक है, और व्यक्ति के लिए वो वैल्यू मोरल भी होनी चाहिए। अभी अंतर देख लेना, मोरलिटी और इथिकल क्या, मोरलिटी और एथिक्स में क्या अंतर, वो अपने आप अनुसार देख लेना। अगर ये समाज इथिकल हुआ और ये पर्सन मोरल हुआ, ठीक है, तो ये इस
सर म्यूट है आपका माइक। अब आवाज आ रही है? हेलो 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 भाइयों बहनों, यस सर आ रही है। भाइयों और बहनों, तो अब आ रही है। चलो, ये वाला समझ में आ गया था क्या आप लोगों को? ये वाला डायग्राम समझ में आ गया था क्या? यस यस सर, यस। मैं संदीप भाई आपको ये आवाज दे रहा था कि संदीप भाई आपको समझ में आ गया क्या, और कोई बोल ही नहीं रहा। ठीक है, चलो चलते हैं। इसको ऐसे भी सिंपलीफाई बना सकते हो, क्योंकि ये गोला वाला बनाने में जोर आए तो इस तरीके से बना सकते हो। कोई वैल्यू है, वैल्यू अगर मोरल, ये क्या होना चाहिए? मोरल होना चाहिए पर्सन के लिए, और सोसाइटी के लिए इथिक्स होना चाहिए। अगर इथिकल सोसाइटी रहेगी तो ये पर्सन को किस में ट्रांसफर क्या करेगी? सोशलाइजेशन करेगी, उसको लीडर बना देगी, और ये इसका सोशलाइजेशन अच्छे से करेगी। तो इस डायग्राम को ऐसे भी बना सकते हो। ठीक है, ये मैं भेज दूंगा आप लोगों के साथ। इतना क्लियर है भाई? आगे चले। आई होप कि मतलब मैक्सिमम टॉपिक ना कवर हो गए हैं, मतलब, और मैं अभी तो मतलब बहुत ज्यादा बाकी है। मेरे को लगता नहीं कि आज कंप्लीट हो पाएगा हमारा माल। अगला है वर्क कल्चर का। अब वर्क कल्चर में अपने को यही डायग्राम चेपना है, क्योंकि अपने को जगह भी खानी होती है ना इस टाइप के क्वेश्चंस में। ठीक है, तो वर्क कल्चर, अगर वर्क कल्चर अच्छा होगा तो क्या होगा? दक्षता आएगी, एफिशिएंसी आएगी, ठीक है, अकाउंटेबिलिटी आएगी, और इनोवेशन आएगा। अगर ये सारी आएगी तो क्या होगा? सेवा उत्पाद और गुणवत्ता में सुधार होगा, और उसके बाद क्या होगा? सेवा प्रदायगी में सुधार आएगा। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे नागरिक सिटीजन चार्टर हो गया। अब सिटीजन चार्टर में भी ये बना सकते हैं। सिटीजन चार्टर क्या करेगा? वर्क कल्चर को बेटर करेगा। वर्क कल्चर क्या करेगी? एफिशिएंसी लाएगी, जवाबदेहिता लाएगी, नॉनमेस लाएगा। अब वो क्या लाएगा? सेवा गुणवत्ता और गुणवत्ता सुधार लाएगा। उसके बाद सर्विस डिलीवरी बेटर होगी। यही काम आरटीआई में डाल सकते हो। जितने भी वर्क कल्चर से रिलेटेड जो बेटर कर सकते हो, सब में ये डायग्राम यूज हो सकता है। ये कॉमन डायग्राम है। चले आगे भाई, 13 क्वेश्चन आएंगे। मैं अप्रोक्स 20-25 डायग्राम करवा रहा हूँ। ठीक है, सब में एक एक पे चेप के आ सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस वो आपका दिमाग चलना चाहिए वहां पे कि इसमें मैं क्या छाप सकता हूँ। चलो आगे। यस सर। ठीक है, अगला ये जो अंतरराष्ट्रवाद चल रहा था ना, उससे रिलेटेड है कि भाई ह्यूमनिज्म हमारा कोर होना चाहिए। ठीक है, ह्यूमनिज्म के बाद राष्ट्रभक्ति हो सकती है, और उसके बाद राष्ट्रवाद आता है भाई। अब इनसे रिलेटेड कहीं पे भी आए, कोई तीनों में से कोई कहीं पे भी आए, छाप के आ जाना इसको। एलिब्रेट करने की जरूरत, मतलब छापने का मतलब है कि जगह कम पड़े तो, लिखने का माल कम हो तो। ठीक है, बाकी आप अपने अनुसार थोड़ा थोड़ा यूटिलाइज करोगे तो बन ही जाएगा यार। इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी में ना कुछ एक है। एक तो ये माइक्रो डायग्राम है जिसको मैं बोलता हूँ सिद्धांत व्यवहार में एक रूपता। ठीक है, बन गया। नेक्स्ट वाले में चलते हैं। जिसको मनसा वाचा कर्मणा की भी बोलते हैं, व्यवहार सिद्धांत, तो ये सेम वाला डायग्राम है, इसी का वो है। ठीक है, दोनों कैसे बना लेना।
अब एक ना मतलब प्रोफेशन में इंटीग्रिटी की बात की जाती है, जिसको हम लोग प्रोबिटी भी बोलते हैं। प्रोबिटी वाले में एक तो वो डायग्राम हो गया जो मैंने आपको बताया था, एक ये वाला डाल सकते हो। पेशेवर दक्षता तो होनी चाहिए, बाकी पेशेवर मूल्य का भी अनुपालन होना चाहिए, और वो अपने आप में प्रोबिटी का काम कर जाएगा। और उसमें वो डायग्राम भी बन सकता है ये वाला, अगर मान लो ये कहीं नहीं बनाया आपने, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्रोबिटी, यहाँ पे इंटीग्रिटी और यहाँ पे ऑनेस्टी, ये भी बन सकता है। ठीक है, अगला चले एप्टीट्यूड का। एप्टीट्यूड की परिभाषा तो पता है ना भाई, जिसको परिभाषा पता है उसको ये समझ में आ जाएगा। दो डायग्राम बना रहा हूं, अगर मान लो आपने इस टाइप का एक डायग्राम बना दिया पेपर में, ठीक है, तो ये वाला छाप देना। अगर मान लो ये वाला बना दिया तो ये वाला छाप देना, दोनों में एक ही चीज है ले देके। सबसे पहले एप्टीट्यूड क्या होता है कि आपके पास इनहेरेंट कुछ कैपेसिटी होनी चाहिए, ठीक है। आपके पास जन्मजात कुछ क्षमता है, जिनको अगर कुछ स्किल दे दी जाए, ठीक है, तो आप में वो उसमें बेटर करने की बहुत ज्यादा संभावना हो जाती है, और उसी को बोलते हैं एप्टीट्यूड। वही है, ले देखिए, स्किल्स थी जो आपने इनहेरेंट थी, उसके बाद आपको सॉरी कैपेसिटी थी, उसमें आपको स्किल दिया गया, और उसके बाद एप्टीट्यूड बन गया। ये एक पे रखना, इसको इधर रखना, इसको इधर रखना भाई। पहले यहाँ पे रखना समता, जिसको हम बोलते हैं जन्मजात, उसमें आपने क्या दिया, कौशल दिया, और वो क्या बन गया आपका एप्टीट्यूड। इसको बॉक्स में कर देना, इसको कर देना, और इसको ऐसे डंडे में बना देना, और इसको ये कर देना। तो वो बना लेना भाई जल्दी जल्दी, ठीक है। बन गया एप्टीट्यूड का, बन गया एटीट्यूड का, बन गया ईआई का, बन गया। कौन सा बचा टॉपिक, वैल्यूज के बन गए लगभग लगभग। और ये कुछ एक ना अभी और बनाने, टॉपिक नंबर 6 और 7 के ना मैं आपको गवर्नेंस करवाऊंगा ना, तो वहां पे भी करवाऊंगा। जैसे आरटीआई का डायग्राम हो गया, ई गवर्नेंस का डायग्राम हो गया, और कौन सा है इसमें, तो वो वाले डायग्राम में आगे भी करवाऊंगा आपको सेकंड पेपर में भी। अब परसुएशन का, एथोस, पैथोस, लोगोस, एटीट्यूड चेंज, प्रार्थना समूह, और अतिरिक्त सूचना संवाद, ये उसके साधन हो गए। एटीट्यूड चेंज, ये इसको समझ लेना भाई, मेरे को नहीं आ रही अंग्रेजी। और तीसरा है एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, अगर प्रोवाइड करें हम लोग। बन गया भाई, अरे बना डालो रे एकदम जल्दी जल्दी, सबके साथ शेयर कर दूंगा मैं, बस फीस दे देना इसकी एक्स्ट्रा 10-10 हजार रुपए, ठीक है। अब आगे चल रहा हूं मैं, जल्दी जल्दी बना लो इसको। नहीं तो वो अभी आशुतोष की कहानी मेरे साथ हो जाएगी कि एटीट्यूड कुछ शादी नहीं। तो यार, अरे देखो ये तृप्ति का मैसेज आ रहा है कि कितना टाइम और लगाओगे सर, ये पक गए बच्चे। अरे थोड़ी देर और है, कितना टाइम और लगेगा, थोड़ा सा टाइम और, पढ़ लो यार। अच्छा घर जाना है ना इनको, लाइब्रेरी में है ये लोग। तो मैडम थोड़ा सा टाइम और लगेगा आपको, तो नेक्स्ट सेशन में करें या इसी में कर लें भाई? जल्दी जल्दी वोटिंग कर दो। सब नेक्स्ट में कर लेना, अभी हमें यहाँ तक फिर कर लें। अच्छा, और कोई चाहता है कि भाई नेक्स्ट सेशन में हो? भाई मेरे को दिक्कत नहीं है, मेरे को तो 2 बजे तक पढ़ाता रहूंगा, मेरे को तो कोई टेंशन नहीं है, मेरे को तो कोई पीटने वाला नहीं। मैं हूं बेरोजगार, तो आप अपने अनुसार देख लो, ठीक है। और नेक्स्ट सेशन मेरे को टाइम निकालना थोड़ा मुश्किल होता है, हो सकता है हम लोग नेक्स्ट सेशन ना पूरा वीडियो कॉल डिजिटल बोर्ड पे करें नेक्स्ट वाली क्लास, ठीक है। चलो बाय, फिर जाते हैं नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। जाओ मौज करो, पढ़ने को तैयार नहीं है, मीन्स मेरा है या इन लोगों का समझ में। थैंक यू सर।
Thank you, sir. तो आज रिकॉर्डिंग नहीं हुई क्या? अरे वो कुछ एक बच्चे ना, जैसे वो राहुल सर थे, वो आए नहीं। अरे हाँ, वो पहले तो वैसे भी मैं ऐसे कुछ बोल रहा था। ठीक है, चलो कोई नहीं। तो आंसर अभी भी नहीं लिख रहे हो आप। और ये पूजा, तुम्हारे जो नेक्स्ट वाले आंसर, इनमें मजा नहीं आया बिल्कुल। इनमें बहुत, जो नेक्स्ट वाले जो आंसर भेजे तुमने, नेक्स्ट वाले वो अच्छे नहीं है। उनमें इंट्रोडक्शन इतना बड़ा बड़ा कर रखा है, मतलब वो आपको हो सकता है वो उस टाइप के आंसर लिखना नहीं आते हो, वो कोटेशन वाले। आज डायग्राम बताया ना, उसके बाद पता लगा कि और थोड़ा नहीं, बहुत वैल्यू एडिशन। हाँ तो वो सोनिका, आपके आंसर भी नहीं आ रहे, और वीना जी तो पता नहीं वीडियो देखने आती बस। ये तो चली गई शायद कैमरा ऑन कर, कैमरा ऑफ करके। सर ऑफलाइन आप कहाँ बैठते हैं? मतलब अगर मैं क्वेश्चन लेके मुखर्जी नगर वाले सेक्टर में। मुखर्जी नगर में आपने न्यू सेंटर ओपन हुआ है, वहाँ बैठते हैं, वो कहाँ पे है? बत्रा, पता है बत्रा सिनेमा हॉल बंद हो गया। अच्छा। अरे साउंड आ रही है वीना।